प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य कंचनपुर की रानी लीलावती का घमंड चूर चूर करने के लिए और उसकी कैद में सैकड़ों राजकुमार और राजाओं को बंधनों से मुक्त कराने के साथ साथ उसके रूप और सौंदर्य के प्रति आकर्षित तो थे ही, उससे विवाह करने के लिए आ चुके थे। और 4 बार जैसे कि रानी की प्रतिज्ञा थी, यदि संपूर्ण रात्रि में चारों प्रहर में कोई व्यक्ति मुझे 4 बार बोलने के लिए उद्यत कर दे, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। यही सोचकर सम्राट विक्रमादित्य एकाकी उज्जैनी नगरी का समस्त कारोबार, राज्य की जिम्मेदारियां अपने महामंत्री को सौंपकर कंचनपुर पहुंच गए थे और प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। और इस प्रतियोगिता में 2 बार रानी लीलावती बोल चुकी थी। सम्राट विक्रमादित्य सोच रहे थे, आधी मंजिल तो मैंने तय कर ली, अब आधी मंजिल और बाकी है। मुझे बहुत सावधानी से काम करना होगा। यदि इन 2 बार में भी बचे हुए 1 बार भी यदि रानी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो सारी जीती हुई बाजी मैं हार जाऊंगा। और विक्रमादित्य का जो नाम है, जो यश है, जो कीर्ति है, जो दिग्दिगंत के अंदर यशोगाथाएं व्याप्त है, वो समाप्त हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि जिस राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, वो खुद राजा विक्रमादित्य एक नारी से हार गया। यह कलंक वे अपने सर पे लगाना नहीं चाहते थे। इधर रानी लीलावती सोच रही थी कि ये अद्भुत व्यक्ति है, आज तक मुझे मेरी प्रतिज्ञा को भंग करने में कोई समर्थ नहीं हो पाया और इसने मुझे 2 बार बोलने के लिए उद्यत कर दिया। ये ऐसा कुछ कहानी सुनाकर अंत में प्रश्न छोड़ देता है जिसके सटीक और सही उत्तर देने के लिए मुझे बाध्य होना ही पड़ता है। पर अब नहीं, अब रानी का भी अहंकार जागृत हो गया। वो सोचने लगी, क्योंकि बात हार जीत पर आ गई। अब यदि मैं इस बार भी बोल गई तो मैं तो हार जाऊंगी, और आज तक मैं जो जीतती आई हूं, लोगों के सामने मेरी हार प्रदर्शित हो जाएगी। रानी के दिमाग में यह था कि इस बुद्धिमान व्यक्ति को भी अब मैं अपने कारागृह में डाल दूं, इस बार मैं बोलूंगी नहीं। इधर महाराज विक्रमादित्य अपने वेताल को बुलाते हैं और कहते हैं कि वेताल, जल कुंभ के अंदर प्रविष्ट हो जाओ, जो सामने पड़ा है। वेताल ने कहा कि जो महाराज आप आदेश दो, मैं वैसा ही करूंगा। विक्रमादित्य कहते कि देखो वेताल, गफलत मत करना, मध्य रात्रि का समय हो चुका है, प्रमाद में मत आना। बेताल कहने लगा कि महाराज आप कैसी बात करते हो, बेताल और प्रमाद का तो जन्म जन्मांतरों से बैर है, भला मैं क्यों नींद की झपकी भी लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके मिशन में मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है, और महाराज विक्रमादित्य की छाया की तरह मैं आजीवन आपके पास रहने का वचनबद्ध हो चुका हूं, और आपकी कीर्ति को किसी भी हालत में मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य को वेताल ने आश्वासित करते हुए जलकुंभ के अंदर प्रवेश कर लिया। इधर विक्रमादित्य कहते हैं कि रानी लीलावती जी, रात्रि का दूसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया है, अभी 2 प्रहर और बाकी है, मध्यरात्रि का समय हो चुका है।
अभी तक मैं निर्जीव लोगों से बातें कर रहा था, निर्जीव चीजों से बातें कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दो। रानी समझ गई कि विचक्षण पुरुष मुझे बोलने के लिए चतुराई से बाध्य कर रहा है। रानी ने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा कर रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब इतना आसान नहीं है मेरा मुंह खुलवाना, क्योंकि रानी दृढ़ निश्चय कर बैठ गई। अब तो मैं इस बार बोलूंगी ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि रानी जब मेरे साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो स्वाभाविक है मुझे तो अभी वापस निर्जीव वस्तुओं से ही बात करनी पड़ेगी। हे जलकुंभ, क्या तुम इस मध्य रात्रि में मेरी बात सुनने के लिए तत्पर हो, तैयार हो? क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसी कहानी सुनाऊं जिससे कि यह रात्रि का समय जो है वो व्यतीत हो जाए और लोगों को कुछ नया सुनने को मिले? जलकुंभ में से आवाज आई कि हे भद्र पुरुष, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्ही से बात करना चाहता हूं। जलकुंभ ने कहा, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो धरती मां की गोद में पला पोसा बड़ा हुआ, मेरी मिट्टी की हालत है, मैं तो मिट्टी का कण हूं। मेरी औकात ही क्या है जो मैं आपसे बात करूं, पर मैं अपने आप का अहोभाग्य समझ रहा हूं कि आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो। आप कहानी सुनाओ, उसके पहले मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। विक्रमादित्य मन ही मन सोचने लगे, ये बेताल क्यों टाइम पास कर रहा है। पहले ही 2 प्रहर समाप्त हो चुके हैं, तीसरे प्रहर में मुझे सुनाना भी है और रानी को बुलवाना भी है। पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, सुनाइए। बोल क्या सकते थे। जलकुंभ कहने लगा कि मैं मिट्टी थी, एक कुम्हार आया और उसने मुझे इकट्ठा किया, मुझे रौंदा, पैरों तले मसला। मेरी बड़ी दयनीय कहानी है। आंखों में आंसू आ जाते, कई बार मैं अपना भूत देखता हूं। पर मेरी कहानी सुनने वाला भी कोई नहीं था, आज आप मिले हो। इतना ही नहीं, उसने मुझे पैरे तले रौंद कर एक चाक के ऊपर चढ़ा दिया और चाक को बड़ी तेजी से घुमाते हुए उसने मुझे कुंभ का आकार दिया। कुंभ बनने के बाद भी उसने मुझे पहले धूप में सुखाया, कड़ी धूप में सुखाया, उसके बाद धधकते हुए अंगारों के ऊपर मुझे रख दिया। बड़ी विचित्र कहानी है। फिर मेरे ऊपर उन्होंने रेखा चित्र करके चित्रांकित किया और बाजार में बेचने के लिए लेकर आए। वहां पर राजा की दासियों को मैं पसंद आया और आज आपके सामने हूं, बड़ी दयनीय स्थिति में। विक्रमादित्य ने कहा कि जलकुंभ, मुझे पता है तुम्हारी बड़ी विचित्र और दयनीय स्थिति है, मुझे भी तुम्हारे इस दुख को देखकर दुख की अनुभूति हो रही है, पर तुम अपना नेगेटिव बातें क्यों सोचते हो? अरे सोना भी तप कर कुंदन बनता है, ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? आज मंगल कलश की जब बात आती है, कोई मांगलिक कार्य की, तो तुम्हें ही याद किया जाता है। तुम इस बात को क्यों नहीं अपने मन में लाते हो? और आज तुम इस राज दरबार के अंदर प्रतिष्ठित स्थान पर पाए, तुम्हारा शीतल जल पीकर लोग अमृत तुल्य महसूस करते हैं। राजा ने इस तरह से अपने बेताल को कहकर शांत किया। दोनों की वार्तालाप समस्त सभा सुन रही थी। आखिर महाराज विक्रमादित्य ने अपने पॉइंट पे आते हुए कहा कि हे जलकुंभ, सुनो, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं। और हाँ, कहानी सुनने के पश्चात बीच में जब मैं कुछ सवाल पूछूं तो उसका प्रत्युत्तर जरूर देना, सो मत जाना।
जलकुंभ ने कहा, नहीं महाराज, मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। आज तो मेरा अहोभाग्य है कि आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि शंखपुर नगर के अंदर 4 मित्र रहते थे, चारों बचपन के सखा। चारों के अंदर मित्रता इतनी जबरदस्त थी कि जैसे कृष्ण और सुदामा के बीच जहां स्वार्थ होता है ना दोस्तों, वहां मित्रता नहीं होती, और जहां मित्रता होती है वहां स्वार्थ नहीं होता। मित्रता देखी नहीं तो दूध और पानी की मित्रता देखो। पानी ने कहा कि हे दूध, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, मुझे अपना मित्र बना लो। दूध ने कहा, मेरे से दोस्ती करना चाहते हो? हां, मैं तुमसे दोस्ती करने के बाद अपना नाम सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम्हारे अंदर समर्पित हो जाना चाहता हूं, क्योंकि तुम जिस तरह से स्वच्छ हो, श्वेत हो, वैसी तुम्हारा मन भी है, तुम्हारी आत्मा भी है, और ऐसा दोस्त मुझे फिर नहीं मिलेगा। हंसते हंसते दूध ने कहा कि ठीक है, मंजूर है, मैं अपना कुल, अपना नाम, अपना सर्वस्व सब भूलकर तुम्हारे अंदर आत्मसात कर लूंगा। दूध ने भी कहा कि हे मित्र, यदि तुम ऐसी भावना रखते हो तो तुम्हें नाम मैं दूंगा। आज से तुम्हें मेरे नाम से ही पहचान मिलेगी, मेरे जैसा स्वाद मिलेगा, मैं तुम्हें स्वाद भी दूंगा और तुम्हें मोल भी दूंगा। बाजार के अंदर जब मैं जिस मोल से बिकूंगा, उसी मोल से मैं तुम्हें भी बिकवाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करके अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा, क्योंकि मित्रता में स्वार्थता नहीं होती है। और दोस्तों, दोनों की मित्रता जब हो जाती है तो पानी ने अपना रंग बदल लिया, रूप बदल लिया, दूध के अंदर मिश्रित होकर उसका स्वाद भी बदल गया और उसको मोल भी मिलने लगा। पर जब हमारी गृहिणी उस दूध को बर्तन में डालकर गैस के ऊपर रखती है तो पानी बोलता है कि मित्र, तुमने मुझे अपना बनाया, पर चिंता मत करो, मैं मेरे होते हुए तुम्हें जलने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। और पहले पानी जलने लगता है। पानी की इस तरह की दशा को देखकर दूध को गुस्सा आने लगता है और दूध उफनकर उस गैस की आग को बुझाने लगता है। वो कहता है कि नहीं दोस्त, मेरे रहते हुए भी तुम्हें कोई जला नहीं सकता, इस आग को जलाने से पहले मैं बुझा दूंगा। और दूध इसीलिए उफनता है, बाहर आकर उस आग को बुझाने की चेष्टा करता है। मित्रता ऐसी होती है। खैर दोस्तों, बीच में ही मुझे दूध और पानी की मित्रता याद आ गई। इधर विक्रमादित्य कहते हैं कि शंखपुर नगर के अंदर जो 4 मित्र थे, ऐसे ही थे। इन चारों के अंदर जबरदस्त प्यार था, दूध शर्करा की तरह। जैसे दूध में एक बार शक्कर मिल गई तो उसे कोई निकाल नहीं सकता, ठीक इसी तरह चारों मित्र थे। जबकि देखा जाए तो मित्रता समवयस्क के साथ साथ समान बिजनेस वालों के बीच में होती है, समान व्यापार वाले, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, ऐसे लोगों के बीच में अधिकांश मित्रता होती है, इनके ग्रुप होते हैं। पर ये चारों अलग अलग होते हुए भी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, कृष्ण और सुदामा की तरह, ये प्रगाढ़ मित्रता के सूत्र के अंदर आबद्ध थे। इसमें पहला मित्र था काष्ठशिल्पी। काष्ठशिल्पी सुथार, कारपेंटर, जिसको आपकी भाषा में बोलूं तो काष्ठशिल्पी था। दूसरा था वस्त्रशिल्पी अर्थात दर्जी। तीसरा था सोनार और चौथा था ब्राह्मण, जो कि वेद मंत्रों को जानता था। चारों घनिष्ठता के अंदर बंधे हुए होने के साथ साथ
हर 2 दिन के बाद किसी ना किसी के घर पे जाकर मिलते थे और घंटों बातें करते थे। प्रगाढ़ मित्रता जो थी। एक दिन काष्ठ शिल्पी के यहां पर चारों मित्र एकत्रित हुए। काष्ठ शिल्पी उस नगर का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था। काष्ठ की मूर्तियां बनाने में एक नंबर माहिर था। उसकी मूर्तियां देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे सजीव हो, जागृत हो, अभी बोलेगी। जैसे अयोध्या के अंदर अभी राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई मोदी जी के हाथों से। वो मूर्ति को जब आप देखोगे ना, ऐसा लगेगी जैसे साक्षात राम विराजमान है और स्नेहपूर्ण दृष्टि से हमारी तरफ निहार रहे हैं। जैसे मां निहारती है अपने बच्चों के प्रति, वैसे भगवान राम की आंखें बोलती है। ऐसा ही यह काष्ठ शिल्पी था। इसकी मूर्तियां सजीव थी, बोलने के लिए मानो आकुल और व्याकुल हो रही हो ऐसी थी। उसने कहा कि मित्र देखो, एक मूर्ति मैंने अभी अभी बनाई है, कैसे लग रही है? तीनों ने कहा कि कैसे लग रही है मतलब? क्या तुम्हें भी अभी तारीफ की जरूरत पड़ गई? अरे सभी नगरवासी जानते कि तुम्हारे जैसा मूर्तिकार, तुम्हारे जैसा शिल्पी हमारे इस शंख नगर के अंदर कोई नहीं है, फिर भी तुम क्यों पूछते हो? अरे नहीं दोस्तों, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि अपनी कला की जो वैल्यू है ना, अपने गांव में और अपने परिजनों में नहीं होती है, वो तो विदेशों में होती है। कला की जो परख है बाहरी होती है। पर अपने को क्या कमी है? तुम्हारी मूर्तियां तो यहां पर बड़े आराम से बिकती है, फिर तुम और कितना धन कमाना चाहते हो? उसने कहा धन के साथ साथ ज्ञान और कला बाहर सीखने को भी मिलती है और बाहर जाकर दिखाने को भी मिलती है। लोगों की सोच कैसी होती है, लोग क्या अपेक्षा रखते हैं। यहां तो मैं जो बना देता हूं वो ले लेते हैं, मुझे और क्या मेरी कमियां हैं वो बताने वाला यहां मुझे कोई नहीं मिलता है। तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं यहां पर, क्योंकि तुम यहां के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हो। बाकी के सारे मूर्तिकार तो तुम्हारी सलाह लेने को आते हैं, फिर तुम्हें कौन बताएगा? मैं यही तो चाहता हूं कि मुझे भी कोई बताए, इसलिए मैं विदेश जाना चाहता हूं। अरे पर भरा पूरा परिवार छोड़कर तुम विदेश जाने का नाम ले रहे हो? स्वर्णकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि बात तो ये सही कह रहा है कि विदेश में जो ज्ञान की भी महिमा होती है, क्योंकि इतना मैंने भी ज्ञान अर्जित किया है, यहां के लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं। यदि ये विदेश जाना चाहता है तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इसके साथ विदेश निकल जाऊं और विदेश जाकर थोड़ा बाहर की वेशभूषा, बाहर के संस्कार, बाहर की संस्कृति, इन सभी चीजों का अवलोकन कर वहां पे कुछ मैं नया कर सकता हूं क्या, ये मैं भी देखना चाहता हूं। और मेरी बुद्धि की परीक्षा भी तो बाहर जाकर ही है। जब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है बाहर जाने का, तो हम दोनों भी यहां रह के क्या करेंगे? हम भी तैयारियां करते हैं। और दोस्तों, चारों मित्र अब विदेश जाने की, परदेश जाने की तैयारी में लग गए। शुभ मुहूर्त के ऊपर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमको इस मुहूर्त में प्रस्थान करना होगा। अपने अपने घर परिवार वालों को समझा दो, हम कम से कम 1, 2, 3 वर्ष तक आएंगे नहीं, भरपूर पैसा कमा कर लाएंगे और हम भ्रमण करना चाहते हैं, पृथ्वी के सैर करना चाहते हैं। सभी खुश हो गए। चारों दोस्त रवाना होने की तैयारी में लगे हुए थे और वह दिन भी आ गया जब इन्होंने प्रस्थान किया। पहले जमाने में भ्रमण के लिए, यातायात के लिए इतने साधन नहीं थे जो कि आज है। पैदल जाना पड़ता था, ऊंटों की सवारी पर जाना पड़ता था, या घोड़ों की सवारी पर जाना पड़ता था, या फिर रथ की सवारी। जैसी जिसकी हैसियत है उसके अनुसार ये लोग चलते थे और यात्रा करते थे। ये चारों दोस्त पैदल ही निकल पड़े। करीब 3-4 दिन के पश्चात
इन्होंने शंख नगर की सीमा का उल्लंघन किया और दूसरे नगर की सीमा में प्रवेश कर गए। दूसरे नगर की सीमा में प्रवेश करते ही एक भयंकर जंगल था। उस जंगल में हिंसक जानवर भी रहते थे। सायंकाल का समय हो चुका था। चारों ने एक पेड़ के नीचे खाना बनाया, रसोई बनाई और चारों खाकर साफ सफाई करके वहां पे बैठ गए। सोचने लगे कि अब रात को चलना ठीक नहीं, इधर ही हम विश्राम करते, पर रात को भी जाग कर पहरा देना जरूरी है, वरना हिंसक जानवर आकर हमला कर सकता है। तो सभी ने कहा ठीक है। सबसे पहले सुथार बोला, जो कि काष्ठ शिल्पी था, पहले प्रहर के अंदर मैं जागूंगा। वस्त्र शिल्पी ने कहा कि दूसरे प्रहर में मुझे उठा देना, मैं जागूंगा। सुनार ने कहा कि तीसरे प्रहर में मुझे जगा देना, मैं जाग कर पहरा दूंगा। और ब्राह्मण देवता बोले कि चौथे प्रहर में तो मैं वैसे भी उठ जाता हूं, क्योंकि मेरे को मेरी साधना करनी पड़ती है, मेरे मंत्रोच्चार रहते हैं, प्रभु की भक्ति करनी पड़ती है, तो चौथे प्रहर में मैं जग जाऊंगा और मैं जागकर पहरा दूंगा। तय हो गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वार्तालाप करके तीनों मित्र सो गए और काष्ठ शिल्पी पहरा देने के लिए सज्ज हो गया। चारों तरफ घूमकर वो पहरा भी दे रहा था। उसने सोचा कि पूरा एक प्रहर निकालना इतना आसान नहीं है, क्यों नहीं मैं अपनी कला को एक अच्छा सा समय का सदुपयोग करते हुए अमली रूप दे दूं। उसने एक बड़े काष्ठ खंड को अपनी आरी से काटा और उसके अंदर सुंदर नारी का चित्र बनाने के लिए समुद्यत हो गया। काष्ठखंड बिल्कुल नारी के रूप में अब तैयार होने लगा और धीरे धीरे रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत होते होते इतनी सुंदर आदमकद नारी, पुरुष के हाइट बराबर की, उसने नारी की मूर्ति तैयार कर दी। काष्ठ शिल्पी उस मूर्ति को देखकर खुद उसके ऊपर मोहित हो गया। वाह क्या बात है, ऐसी अद्भुत रचना तो मेरी अभी तक हुई ही नहीं है। बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेहनत सफल हो गई थी। दूसरे प्रहर में वस्त्र शिल्पी जाग गया और कहने लगा कि मित्र अब तुम सो जाओ। मूर्ति तैयार थी, ये सो गया। चांदनी रात में जब इस वस्त्र शिल्पी ने, दर्जी ने उस मूर्ति को देखा तो देखता ही रह गया और मन ही मन अपने मित्र की तारीफ करने लगा कि वाह, इस सुथार ने तो कमाल कर दिया। जब ये एक प्रहर में इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता है तो मैं इसके लिए सुंदर वस्त्र का निर्माण क्यों नहीं कर सकता। फटाक से उसने अपना थैला निकाला बाहर और उसमें से रंगीन वस्त्रों को निकालना शुरू किया। रंग बिरंगी मखमल के, सिल्क के वस्त्र निकाले, उसका मेजरमेंट लिया और सिलाई करना चालू कर दिया। 3 घंटे के अंदर एक प्रहर मतलब 3 घंटा, इतना सुंदर उसने वस्त्र को तैयार किया। क्योंकि नारी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर वस्त्र के बिना उसकी सुंदरता में निखार ही नहीं आता है। यही सोचकर इस वस्त्र शिल्पी ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को तैयार करके उसे पहना दिए। पहनाकर जब स्त्री पूर्ण रूप से तैयार दिख रही थी तो ये भी उसके ऊपर मोहित हो गया। वाह, ये तो लग रहा है जैसे साक्षात कोई देवी है। उसने चौथे मित्र सोनार को उठाया और कहा कि भाई उठो, समय हो गया है, अब मैं सोता हूं। उसने नहीं कहा कि मूर्ति के लिए मैंने वस्त्र बनाया और काष्ठ शिल्पी ने इस मूर्ति को तैयार किया है। सो गया।
ये उठा सोनार, तो अचानक चांदनी के प्रकाश में उस स्त्री को देखा तो पहले तो घबरा गया। ये मध्य रात्रि में ये स्त्री कहां से आ गई? ये कौन है? कहीं पिशाचिनी तो नहीं, कहीं भूतनी तो नहीं, राक्षसनी तो नहीं जो रूप बदल कर आई है? भयभीत हो गया। धीरे धीरे उस सुंदर सी मोहिनी सूरत वाली स्त्री के नजदीक पहुंचने लगा, क्योंकि स्त्री ना तो हिल रही थी ना डुल रही थी, वो तो एक जगह स्थिर थी। नजदीक आके देखा तो देखते ही रह गया। उसे समझते हुए देरी नहीं लगी कि मेरे दोनों मित्रों ने अभूतपूर्व अपनी कला का प्रदर्शन किया है यहां पर। और काष्ठ शिल्पी के ऊपर तो अविश्वास का कारण ही नहीं था, क्योंकि उसकी ऐसी मूर्तियां उसने अपने शंखपुर नगर में कई बार देखी थी, पर यह मूर्ति कई गुना अद्भुत थी, साक्षात बोल रही हो मानो। और फिर वस्त्र धारण करने के पश्चात उस मूर्ति के अंदर मानो साक्षात्कार की झलक झलकने लगी थी। इसने सोचा कि जब एक प्रहर में ये मेरा काष्ठ शिल्पी सुथार मूर्ति को आकार दे सकता है, मूर्ति बना सकता है, दर्जी जो मेरा मित्र है वो कपड़े सिल के उसे तैयार कर सकता है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इसको भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर दूं। क्योंकि नारी कितने ही अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण कर ले, पर आभूषणों के बिना सब सोना है। आभूषण यदि मैं पहना दूंगी तो इसके अंदर जान आ जाएगी। मन में विचार आए, अपनी संदूक खोली और सुंदर सुंदर आभूषण, उसका मेजरमेंट लेके चूड़ियां, उसको करधनी, बाजूबंद सब कुछ तैयार करने लगा। बिछुड़िया, पैजेब, कंगन, गले में मंगलसूत्र, नौलखा हार जैसा तैयार करने लग गया। तीसरे प्रहर के अंदर अपनी पूरी कला इस स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषणों को बनाने में लगा दी और उसे पहनाकर सुसज्जित कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो साक्षात कोई स्त्री खड़ी है। तीसरा प्रहर समाप्त होने में आया था। ब्राह्मण देवता खुद ही उठ गए थे, मंत्रोच्चारण करने लग गए थे, आग बंद करके उनके मंत्रोच्चार शुरू हो गए थे। इधर सोनार ने सोचा कि अब ब्राह्मण देवता जग गए हैं, चलो मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, और ये सो जाता है। ब्राह्मण देवता अब उठने के पश्चात मंत्रोच्चारण इनका चालू हो जाता है। जैसे ही मंत्रोच्चारण समाप्त होता है, उनकी नजर, क्योंकि पक्षियों का कलरव शुरू हो गया था, सूर्योदय होने में अभी काफी समय था, पर धीरे धीरे नभ के अंदर एक लालिमा सी छा गई थी। भोर की आहट आने लगी थी। अचानक ब्राह्मण देवता की नजर उस सुंदर स्त्री की तरफ गई तो एक बार चौंके, मंत्रोच्चारण करना भूल गए। ये कौन? ये यहां क्या कर रही है? ये स्त्री आई कहां से? नजदीक जाकर देखा, सब समझ गए, क्योंकि वहां पर ताजी बनाई हुई मूर्ति के जो काष्ठखंड के टुकड़े पड़े थे, इधर दर्जी ने जो कपड़ा काटा था उसके वस्त्र के जो टुकड़े पड़े थे, स्वर्णाभूषणों के जो पेटी इसने बराबर बंद भी नहीं की थी। समझ गए मेरे तीनों मित्रों ने रात्रि में जागकर अभूतपूर्व कलाकृति का प्रदर्शन कर दिया है। एक ने मूर्ति बना दी, एक ने वस्त्र तैयार कर दिए, एक ने उसको आभूषण पहना दिए। अब मैं इसे देख रहा हूं तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी कुछ चमत्कार करूं। मेरे लिए भी चुनौती है। और ब्राह्मण देवता मंत्रों के ज्ञाता थे,
उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि मैं अपने मंत्रों के उच्चारण से, मंत्र बल की शक्ति से इस निर्जीव के अंदर भी प्राण फूंक दूंगा। क्या ब्राह्मण देवता सचमुच में अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा उस स्त्री के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे? क्या वह काष्ठखंड की मूर्ति साक्षात स्त्री बन जाएगी? यह तो दोस्तों सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। इसी कहानी को हम आगे कल इसी समय में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। फालतू मैसेज फॉरवर्ड करने के बजाय ऐसे मैसेज आप फॉरवर्ड करोगे, ऐसा लिंक आप फॉरवर्ड करोगे तो क्या पता किसके जीवन में ज्ञान की रोशनी जागृत हो जाए, किसके जीवन में कोई अच्छी सी कहानी सुनकर हृदय परिवर्तित हो जाए, कोई बच्चा लक्ष्य से विमुख हो रहा है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना सीख जाए, उसका पुण्य फल आप ही को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।